ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं आज का संवाद। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद हैं वही खाते बिगड़े, वो औरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कमोवेश ऐसा ही हाल है हमारे अधिकांश माननीय राजनेताओं का। वे कोशिश तो करते हैं कि अपने असली रूप को छिपाए रखें, पर दूसरों का हिसाब बताते बताते खुद की बदजुबानी बाहर आ जाती है। भारतीय राजनीति में बदजुबानी वैसे तो कोई नई बात नहीं है, पर चुनाव आते ही इसका ग्राफ तेजी से चढ़ने लगता है। नेताजी जितने ऊंचे ओहदे पर बैठे हों उतना ही नीचे आने लगते हैं और निचले स्तर के नेता तो रसातल में ही जाने लगते हैं। हैरत होती है कि क्या यही वो चेहरे और नाम हैं जिनके नाम पर आप और हम मोहर लगाते हैं। कभी ध्रुवीकरण तो कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद में नेताओं में बदजुबानी का कंपटीशन सा छिड़ जाता है। और जब चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में हो तो जुबां और तीखी और बेलगाम दौड़ने लगती है और वो ऐसा कह जाती है जिसे हम और आप सभ्य समाज में दोहराना नहीं चाहेंगे। इसलिए जरा नजर रखिए ऐसे नेताओं पर जिन्होंने न सिर्फ राजनीति को गंदा किया है बल्कि लोकतंत्र को अपमानित भी। आज हम इन बदजुबान नेताओं पर ही करेंगे एक संवाद। इस संवाद में हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अनूप सिंह जी। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये कैसा विमर्श है, एक सरकार चुनी जा रही है और शुरुआत होती है कि इस बार मुद्दा विकास रहेगा। ये कैसी जुबां सामने आ रही है? अभिषेक जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें इस तरह की जो ड्रामा है वो जरूर आने को होता है। हमने 7 चरणों के चुनाव में देखा कि 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब चौथा चरण सर पे है। यहाँ ये देखने वाली इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चौथा चरण है वो ऐसे क्षेत्र में हो रहा है, बुंदेलखंड में, जहाँ पर कि अगर पूर्वी सीमा जो इसकी झांसी से है और पश्चिमी और होते हुए जो पूर्वी सीमा से लगते हुए इलाहाबाद तक जो ये पहुँचती है, तो आप ये देखिए ये शुरू से सुविधाओं से महरूम क्षेत्र रहा है। यहाँ पे पिछले लंबे समय तक सूखे की मार काश्तकारों ने झेली है और उसके बावजूद भी कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है। तो आप जो ये अभी सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, मुख्यमंत्री अखिलेश की तरफ से पलटवार, ये सब उन चीज़ों को छुपाने का एक प्रयास है। ये प्रयास इस वजह से भी है कि आपने जनता के लिए तो असल में कुछ किया नहीं और इन राजनीतिक जुमलेबाजी, आरोप प्रत्यारोप, इनके बीच अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। अनूप जी, क्या ये जो राजनेता हैं, शीर्ष राजनेता, पहले क्या होता था कि कुछ नेता आइडेंटिफाइड थे कि ये तो ऐसा ही बोलते हैं, तो बीच बीच में आते थे वो। अब तो शीर्ष राजनेता हर पार्टी का, हम नाम ना भी लें तब भी जनता समझती है, वो वही बोल रहे हैं जो उनके कुछ नेता बोलते थे। तो ये जनता को इतना नासमझ समझते हैं क्या? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पहले जहां ये कॉमिक कैरेक्टर्स अलग हुआ करते थे सियासी फिल्म में, अब हीरो ही इस तरह की कॉमेडी या सियासी जुमले कहने लग गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट और एक बहुत बड़ा विचार चलता है। क्या वो ये विचार चलता है कि आप ये देखिए कि अभिषेक जी, इस तरह के जो बयानात रहते हैं, इनको जहां सुनने वाले और इनको पसंद करने वाले, उनको जुमले की तरह दोहराने वाले भी बहुत सी मतदाता होते हैं। कई मतदाताओं को ये बहुत पसंद आता है कि उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान में जो अपने प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने उल्लेख किया। बहुत सारे मतदाताओं को ये पसंद आता है। वो इसी को एक तरह के जिंगल के रूप में बोलते रहते हैं और जब तक उनको मतदान करने वाले होते हैं तब तक ये उनके ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। तो क्या इसमें मीडिया भी शामिल है कि वो इस तरीके के संवाद बोलने वाले नेताओं को या इन संवादों को ही हाईलाइट करती है? ऐसा भी आरोप लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है अभिषेक जी यहाँ पर कि मीडिया इसमें कहीं पे भी दोषी नहीं होता। या मीडिया का ये कार्य है कि अगर किसी ने इस तरह के बयान दिए हैं तो उनको पहुंचाया जाना चाहिए, आगे पहुंचाया जाना चाहिए। इसमें मेरे को नहीं लगता कि हमको कोई टैबू होना चाहिए कि मीडिया में कि इस तरह के बयानों को दबा दिया जाए। और अंत निर्णय तो जनता करती है। कईयों को ये जुमले पसंद आते हैं, कईयों को नहीं आते हैं। तो हम इसको इस नज़रिए से भी देखें, चलिए मीडिया को तो अपन एक किनारे रख देते हैं, कि भारतीय राजनीति में जो गिरावट चर्चा में रहती है, यह भी उसका एक और रूप है। अभिषेक जी, इसको मान सकते हैं कि हम भारतीय राजनीति में ये गिरावट आई है, लेकिन इसको गिरावट के रूप में या यूं करके पैराफ्राइज करना कि ये गिरावट है, ये थोड़ा सा एक मुश्किल कार्य है कि ये गिरावट का संदर्भ नहीं है। देखिए,
इससे पहले भी राजनीतिक जुमलेबाजी होती रही है। हम बहुत ही ज़्यादा पुराने अगर अपने इतिहास में ना जाएं भारतीय राजनीति के, तो इसके पूर्व में भी होती रही है। कभी किसी ने किसी को मौत का सौदागर कहा तो कभी किसी ने कुछ और कहा। अनूप जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। लखनऊ से हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह जी फोन लाइन पे है, हम उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी बताएं। चुनाव में मतदान का प्रतिशत तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इन शीर्ष नेताओं की बदजुबानी का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जी 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 कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? जी, इसे अब अभी जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बबुआ और BBC 2 इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मायावती अखिलेश को बबुआ कहते रहे तो अखिलेश ने उन्हें बुआ कहा हमेशा। कारपोरेशन का नाम दिया। अब वो जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ रहा है, ये प्रत्याशियों का जो रुझान है या मतदाताओं का जो रुझान है, उसके बाद नेताओं के पहले तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलना शुरू किया। स्कैम जैसे कुछ शब्द आए, अलग अलग इससे अलग अलग शब्द सुनाए गए। प्रधानमंत्री ने पहले स्कैम शब्द की एक व्याख्या किया और उसके जरिए उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने जो स्कैम शब्द दिया था उसमें समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश एंड मायावती का दिया। फिर अखिलेश ने उस स्कैम की व्याख्या की, उसको उन्होंने सेफ कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी बताया। फिर अखिलेश ने के बयान के बाद राहुल गांधी ने स्कैम की व्याख्या की, उन्होंने उसको एस से सर्विस सेवा, सी से कवरेज, साहस, ए से एडमिटी। व्याख्या तो ठीक है, व्याख्या तो करें, लेकिन व्याख्या में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ हर पक्ष की तरफ से, जी जी जी, वो बड़ा चिंता पैदा करता है कि बदजुबानी तो होती रही है, लेकिन इस बार बदजुबानी जो है वो सारी हदें पार कर रही है, और वो भी शीर्ष नेताओं के द्वारा। जी, दरअसल शीर्ष नेताओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी ये दर्शाती है कि अभी उनको ये नहीं पता हो चल पा रहा है कि आखिर मतदाता क्या चाहता है। मतदाता पूरी तरह से मौन है, इसलिए मतदाताओं को रिझाने के लिए, ताली पिटवाने के लिए इस तरह की निचली भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी महेंद्र जी, धन्यवाद। निगाह रखिएगा इन नेताओं की बदजुबानी पे, आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद। अनूप जी, सुना आपने कि चुनाव इतना लंबा है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं, तो कैसे देखते हैं आने वाले जो चरण बकाया हैं उसमें आप देखते हैं कि कुछ संयमित होगा ये मामला, या इसके आगे भी कुछ जानवरों के नाम, पशुओं के नाम कुछ देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि 7 चरण का चुनाव है, 3 ही चरण हुए हैं अभी जी। और ये आप देखिए आगे से आगे भारतीय राजनीति का एक पैमाना बन गया है कि जितना आप लोएस्ट ऑफ द लो में जा सकते हैं जी, लगता है कि उतने ही ज़्यादा आप वोट इकट्ठा कर पाएंगे। आपने जैसे अभी सही कहा कि 7 चरण हैं, तो अब ये मान के चलते हैं कि अपन 7 चरण में नई नई तरह के जो अलट पलट होते रहेंगे। और मैंने जब अभी महेंद्र जी से सुना कि वो ये कह रहे हैं कि अभी और नीचे जाएगी राजनीति, या राजनीतिक बयान के जो पैमाने हैं वो और नीचे जाएंगे, जैसा दिख रहा है उस आधार पर वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अभिषेक जी कि ये नीचे जाना क्या वाकई में नीचे जाना है कि नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से इस तरह से जुमलेबाजियों पे सरकारें बना करती है, सरकारें तो गिना भी। ये लोकतंत्र जिनके लिए हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई कि भाई वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे, शासन तो वो भी कर रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इनका जिक्र कौन करेगा और इन पे कोई क्या करेगा? क्योंकि जब चुनाव इस तरीके से होगा तो फिर ये बातें तो बस घोषणा पत्रों में ही रह जाएंगी, जैसा होता आया है। अभिषेक जी, मेरा मानना है कि जैसे आपने अभी जो बात कही कि लोकतंत्र में और जो गंभीर विषय हैं, सड़क, पानी, बिजली, विकास, ये भी जरूर होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है मतदाता इस पे 5 साल का इंतजार जो करता है। तो अभी जैसे महेंद्र जी ने, हमारे संवाददाता ने हमको बताया कि इस बार कोई लहर नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में 2014 के समान, जहाँ के उस समय मोदी के नाम पे लहर चल रही थी, इस समय लहर नहीं है। इस समय अंडर करंट्स बहुत चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उन अंडर करंट्स की था पाने के लिए जो हमारे राजनेता हैं वो इस तरह के बयान देके एक तरह के जो तालाब में कंकड़ डालने का कार्य कर रहे हैं, और उसके रिपरकशंस देख रहे हैं वो। यानी ये तेवर कुछ संकेत कर रहे हैं। हाँ, ये तेवरों से स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब 7 चरणों के चुनाव होंगे तो आपको आगे से आगे इससे भी तल्ख बयान, इससे भी तल्ख आरोप देखने और सुनने को मिल सकते हैं। एक जवाब हम आपसे और लेना चाहेंगे
कि सदन में तो बहस होती नहीं, तो ये मान लेते थे चलिए जब आप बाहर सड़क पे आएंगे, जब आप माइक पकड़ेंगे, तब शायद हमारे मुद्दों पे आप भूलेंगे, बहस करेंगे। अब वहाँ भी वही हो रहा है, तो जनता क्या करे? जनता मेरे हिसाब से तो अभी क्या मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, और जब भी उसका चरण में मतदान का नंबर आता है वो अपना मत डाल देती है। आपने सही फरमाया कि जब संसद में बहस नहीं हो रही, विधानसभाओं में बहस नहीं हो रही, और बहस के जो मंच हैं वो एक तरफा जो आरोप प्रत्यारोप के जो चुनावी मंच हैं वो बन चुके हैं। अब आने वाले समय में आप ये देखिए कि आज अभिषेक ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ हर मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहता हूँ। भाजपा की तरफ से ये अखिलेश ने कहा, और भाजपा की तरफ से ये बयान आता है कि अखिलेश अभी तैयार ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के सामने बहस कर सके। अब आप ये देखिए कि जब मंच ही वो अगर ऊपर नीचे मान रहे हैं, तो फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो आने वाले समय में और भी ज्यादा होंगे। वक्त जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि इस चर्चा को हम विराम दें। इतनी गंदी भाषा चुनाव में क्यों? ये गंदी भाषा कहाँ से आती है? बात होती है विकास से शुरू, और उसके बाद जहाँ तक पहुँचती है वो हम सब लोग रोज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। इन्हें संयम कौन सिखाएगा? आपका वोट सिखाएगा। इनकी भाषा, इनकी बदजुबानी पर लगाम लगाएं और किसी भी जाति धर्म से उठकर मतदान करें, जिससे कि आने वाले दिनों में हम इस देश को और भी ठीक सा पाएं। अनूप जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का संवाद। वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।